हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आइए जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया द्विघात समीकरण, उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कोई दिया गया ax² + bx + c = 0 के रूप में हमको इक्वेशन दिया गया है कि वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ a, b और c अचर राशियाँ हैं तथा ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। अतः इसको हम लोग काफ़ी समझ लेते हैं। जैसे कोई द्विघात समीकरण से दिया गया है ax² + bx + c = 0। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समीकरण के बराबर 0 रहता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अधिकतम घात, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। अब इसमें जो हमारा x के जो मान है हल करने पे x के हमारे 2 मान आएंगे, x के 2 मान होंगे, इसको हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। इसे अल्फ़ा बीटा मूल हो गए, x के हमारे 2 मान आएंगे इसको हल करने पे। और यहाँ पे जो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसे मान लेते हैं, अगर a बराबर 0 है, तो अगर a बराबर 0 रखेंगे तो bx + c = 0 मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। अतः द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। इस रूप में हम जो समीकरण रहेगा उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि इसमें जो हमारा b का गुणांक मतलब x का गुणांक जो b है, यदि b बराबर अगर 0 है तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण है। जैसे यदि b को 0 रखेंगे तो ax² + b 0 हो जाएगा, + c = 0 हो जाएगा, तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। जैसे x² - 25 = 0। ये देखिए हमारा यहाँ पे जो x का गुणांक है उसका पद 0 है, तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब इसको हमको हल करने पे 2 मूल प्राप्त होंगे, चूँकि नाम से स्पष्ट है द्विघात, तो अतः इसमें हल करने पे इसके हमको 2 मूल प्राप्त होंगे। मूल मान लिया अल्फ़ा और बीटा, x के हल करने पे 2 मान प्राप्त होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। यदि हम इक्वेशन को हल करेंगे, यदि हमको x² का टर्म उसमें मतलब पद मिल रहा है तो वह द्विघात समीकरण होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x + 3। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे a - b है, इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4 + 1 = 2x + 3। अब देखिए इसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं सब, x² - 4x। अब देखिए प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और 4 1 5 है, ये प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 3 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से x² - 6x + 2 = 0। ये देखिए हमारा यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन की जांच हो गई, ये द्विघात समीकरण है। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको x के 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि हमको हल नहीं करना है, सिर्फ हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जैसे 4 हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे लिख लेते हैं, x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4 हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे हल करेंगे, ये a + b इसको मान लेते हैं। जैसे a + b का देखिए यहाँ पे होल की जो करेंगे तो उसका क्या फार्मूला आता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, इसका सूत्र होता है। इसी सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग हल करेंगे, तो x³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में तो 3 × a और b, x × 2 कोष्टक में x + 2 = x³ - 4 हो गया।
अब देखिए यहाँ से ए प्लस का एक्स क्यूब है, ए प्लस का एक्स क्यूब है, दोनों बराबर के दूसरे साइड, दोनों साइड हैं समान है चिन्ह के, तो कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब 8 हो गया प्लस 3 दूना 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर -4। अब देखिए 4 को इधर कर लेंगे तो 8 + 4 हो गया, प्लस का 6 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 6x² प्लस 6 दूना 12x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0। तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एग्जाम्पल सिर्फ ये दिया गया है। आइए हम लोग प्रश्नावली 4 को देखते हैं। ये पहली प्रश्नावली है। प्रश्नावली 4 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, इसको जब हल करेंगे तो हल कर लेते हैं। प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब देखिए जब हम हल करेंगे तो x² ये प्लस बी का फार्मूला है, इसे प्लस बी का फार्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab, ए प्लस बी का सूत्र है। तो जब इसको हल करेंगे तो a² + b², एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 × a × b, तो 2 × x × 1 बराबर, इसको जब करेंगे 2x हो जाएगा, इसके में गुणा करेंगे -6। अब देखिए यहाँ से जब हल करेंगे x² + 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6। अब देखिए यहाँ 2x समान चिन्ह के है, बराबर के दोनों तरफ कट जाएंगे। अब देखिए बचा क्या x² + 1, ये माइनस का 6 जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, मतलब x² + 7 बराबर 0। अब देखिए इसमें x की अधिकतम घात 2 है, अतः एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इसमें जो कांस्टेंट है b वाला, मतलब जो ax² प्लस bx + c बराबर 0 में x का गुणांक जो b है, यहाँ पे b का मान 0 है, तो अतः इसको हम कह सकते हैं ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया गया x² - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x, इसको हम लोग हल करेंगे। हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण हमको चेक करना मतलब कि हमको उस इक्वेशन में x की घात 2 प्राप्त होनी चाहिए। अगर 2 प्राप्त होती है x की घात, तो वो द्विघात समीकरण है। देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। x² - 2x बराबर -2 3 - x, ऐसे लिखा गया है। तो इसको जब हल करेंगे तो इधर कुछ नहीं है, तक इसका -2 लिख लेंगे। अब इसका -2 गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे जब, तो x² - 2x इधर है, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो x² - 4x प्लस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x - 2 x + 1 बराबर x - 1 × x + 3, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे सबसे पहले। तो x² होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस इसका इसमें करेंगे तो x हो गया, इसका इसमें करेंगे तो -2x - 2 बराबर। अब इसका भी इधर कर लेते हैं, x², इसका इसमें करेंगे, देखिए प्लस 3x -x -3। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे जब, तो x², ये x में से -2 घटेगा तो -x आएगा, और माइनस का 2 बराबर x² प्लस 2x -3। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे x² प्लस का है, a भी प्लस का है, दोनों बराबर के विपरीत तरफ है, तो x² कट जाएगा। इसको आप आगे हल भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 नहीं है, x की अधिकतम घात यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यह रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तब क्या है, यह रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x - 3 2x + 1 बराबर x कोष्टक में x + 5। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3 2x + 1 बराबर x कोष्टक में x + 5।
अब देखिए इसका इसमें गुणा जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 बराबर। अब इसका इसमें कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस, अब इसका इसमें भी होगा तो कोष्टक लगा है 5x हो गया। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे जब तो 2x स्क्वायर और ax स्क्वायर तो इधर घट जाएगा आके तो x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ देखते हैं प्लस का x है और माइनस का 6x, तो घटेगा तो माइनस आएगा और 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर घट गया है, इधर कितना बचा सिर्फ 5x। अब इसको भी इधर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जब हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यह हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि समीकरण में इसके बराबर 0 या कोई पद होना चाहिए, जबकि बहुपद में सिर्फ इतना ही रहता है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 4 तो हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर जब 5 आप लोग इसको हल करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे हल कर लेंगे। 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 मतलब इसी तरह है, करवा देते हैं। और 9 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम करवा देते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसका सबसे पहले गुणा कर लेंगे दोनों में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर। इसका उसमें करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x माइनस 5। फिर अब इसका देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर ये माइनस का 6x और माइनस का x माइनस का 7x हो गया, प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5x और माइनस का x, माइनस वाला प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस आएगा 5 में से x जाएगा तो 4x बचेगा माइनस 5। अब इसको एक तरफ 75 कर लेते हैं, इसको 75 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका माइनस 7x है, ये प्लस का 4x माइनस 4x प्लस का 3 है और माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा इधर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। ये देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे अतः है यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 को भी करवा देते हैं। इस चैप्टर में सभी इजी क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि सिर्फ हमको इसमें चेक ही करना है, मतलब जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको हम हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर भी जब हल करते हैं तो x स्क्वायर ये माइनस बी का फार्मूला क्या होता है इसको लिख देते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी का सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab तो 2 दूना 4x हो गया। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर x कट जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप 3x और इधर 4x है, सॉरी ये 3x है और ये माइनस 4x है, इसको इधर लाएंगे 7x हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, तो 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है ये अधिकतम घात 1 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या है, तो फिर हमारा एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। क्योंकि आपको बस इतना ही पूछा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 हमको प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसी में अगले क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अब देखिए इसको हमको बस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, इसको हमको हल नहीं करना है। दिया गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल गुणनफल 306 दिया गया है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया। अब धनात्मक पूर्णांक को हमको पहले मानना है, तो मानेंगे क्या, आइए देख लेते हैं। जैसे हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मान लेते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक हम पहले x+1 मान लेते हैं पहला, और दूसरा क्या मान लेते हैं x+2 मान लेते हैं। क्रमागत होना चाहिए, और तीसरा मानना रहता है तो x+3 कर लेते, x+4 ऐसे आगे मानते रहते। या तो फिर इसको ऐसे ना मानकर, या तो यहाँ से ऐसे भी मान सकते हैं, पहला को x मानेंगे तो दूसरा को x+1 मानना पड़ेगा। अब दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं। अब इन दोनों का जो गुणनफल दिया है धनात्मक पूर्णांकों का, तो x है, हम इसको जैसे मानते हैं, तो x और x+1 इन दोनों का जो गुणनफल है हमको 306 दिया गया है इस सवाल में। और इसको हल करेंगे तो x² + x बराबर 306। अब देखिए इधर जब इसको इधर लाइन पक्षांतर करेंगे तो x² + x - 306 बराबर 0। अब देखिए 0 हो गया। अब यहाँ से तो हमको द्विघात समीकरण की पहली बात रूप में व्यक्त हो गई। अब इसको देखिए हमको धनात्मक पूर्णांकों को भी ज्ञात करना है, तो हम 306 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जिनको गुणा करने पर 306 प्राप्त हो, और उनका अंतर करने पर हमको 1 प्राप्त हो, कि यहाँ 1 से गुणांक 1 है। तो जब 306 का आप लोग, अगर आपको गुणनखंड करने में मतलब इसको तोड़ने में दिक्कत होती है, तो आप लोग इसका गुणनखंड कर लिया करिए। तो यहाँ से जब इसको 2 से काटेंगे तो 153 बार जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 कम 5, और फिर 5 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से जब कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। अब 17 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे एक गुणांक 17 मानते हैं, और दूसरा गुणांक क्या हो जाएगा 3 3 दूना 6 त्रिक 18। तो 17 और 18 अगर दोनों का अंतर देखते हैं तो 1 प्राप्त होता है, और अगर 17 18 गुणा कर देंगे तो 306 प्राप्त होगा। अतः हमको गुणांक मिल गया। तो यहाँ इसको क्या लिख लेंगे, x² + 18x - 17x, क्योंकि इसका जब अंतर करेंगे तो हमको x प्राप्त होगा। माइनस का 306 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 18 हो जाएगा, और दूसरे में से इसमें से -17 कॉमन है। जब कॉमन है तो x + 18 बार में ये भी चला जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों में x + 18 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं x + 18, और अब देखिए यहाँ पे x - 17 बचा है इसमें, बराबर 0। अब देखिए x + 18 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, और x - 17 बराबर 0। इसको मैंने आपको हल करना बहुपद में बता दिया था। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 17 आ गया, और x का जब इसका मान निकालो तो -18। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब x का मान 17 रखेंगे हम, x का मान जब यहाँ पे 17 हम रखेंगे। अब चूंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि हमको धनात्मक पूर्णांक को लेना है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है। अब देखिए यहाँ से x का -18 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो x का मान हमारा 17, चूँकि हमको धनात्मक लेना है, तो यहाँ से हम लोग पहला पूर्णांक 17 आ जाएगा, और दूसरा 17 + 1 18। तो पहला 17 हो गया, और दूसरा 17 में जोड़ेंगे 18 हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया 17 और 18, पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। चूँकि हमको माइनस इसलिए नहीं लेना था क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक बोला है, अतः हम लोग माइनस को कट कर देंगे, यहाँ पे माइनस को नहीं लेंगे, तो x का मान 17 लेंगे। अदरवाइज़ ये भी सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में धनात्मक की जगह ऋणात्मक बोला था तो हम लोग इसे भी ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
देखिए इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछा तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और ये चाल मैंने मान लिया है। तो इसको लगा समय पहले निकालेंगे जब हम, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। अब देखिए अब यहाँ हमको समय निकालना है। अगर निकालते हैं तो दूरी हमको 480 किलोमीटर की दूरी और समान चाल से, मतलब इस एक से जो चाल इससे तय कर रही है, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। और दूसरी इसमें बात कही गई है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर उसी दूरी को, मतलब इसी 480 जो दूरी है, इसी को तय करने में हमको 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले समय कितना लगता था, इसको अगर हम वेरिएबल में डिनोट कर टी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे t+3 समय लग रहा है, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। किसको? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब कब हमको 3 घंटे अधिक समय लग रहा है? जब हम रेलगाड़ी की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर। तो पहले चाल x थी और इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अब कम हो गई, तो चाल में से ही कम होगा, तो अब इतना समय लग रहा है। तो इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अगर इसको यहाँ से हल करते हैं जब, चूँकि t बराबर 480/x है, ये t बराबर 480/x है। यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा है, यहाँ फिर इधर लिख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है t बराबर 480/x, समीकरण 1 यही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमको t का मान कितना प्राप्त हुआ है। अब इसी में चूँकि हमको रेलगाड़ी की चाल x निकालना है, तो हम लोग इसी जो t का मान है, इसी t के मान को इसमें हम लोग रख देंगे। तो जब t का मान 480/x रखेंगे तो 480/x + 3 हो गया बराबर 480/x - 8। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये तो 480/x को इधर लेके आएंगे। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर 3 बचेगा। ये 480/x - 8 है तो पहले से है, और जब इसको माइनस करेंगे 480/x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ऊपर से 480 को हम कॉमन ले लेंगे जब, तो ये कितना बचा? 1/x - 8 और -1/x बचा। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना बचा? यहाँ से इसको अगर देखिए हल कर लेते हैं 480। अब देखिए इसका यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो x - अब x - 8 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बचे x - 8 हो गया। ये हमारा इतना, ये 3 के बराबर चल रहा है क्योंकि इधर 3 है। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे जब तो 16 160 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास? 1 बराबर 160 कोष्टक में। अब देखिए x है और -x है +8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर जब गुणा होगा तो -x + 8, तो x प्लस का x है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा? प्लस का 8 और नीचे x² - 8x। इसका इधर गुणा करेंगे जब हम, इसको बटे 1 कर लेते हैं, इसका आपस इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इसका गुणा करके इधर तिरक गुणा कर देते हैं। तो x² - 8x बराबर 160 × 8। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 0 0, 8 6 48 को 8, फिर 8 कम 8 4 12 हो गया। अब यहाँ से x² - 8x के बराबर है। अब देखिए यहाँ से जब निकालेंगे x² - 8x - 1280 बराबर 0। अब देखिए 1280 को आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमको 8 प्राप्त हो। तो 1280 को करना है तो सबसे पहले आप 1280 यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको इसका एलसीएम मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसको हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने का तरीका आसान यही है। अगर आपको वैसे याद है तो आप लोग वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इस तरीके को अपना सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, पहले 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 0, फिर 4 से कटेगा, 4 8 32 0, 4 से कटेगा, 4 2 8 0 हो गया, फिर 4 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमको मतलब पेयर बनाना है। अगर 4 चौक 16, 16
ये हो गया। और 4 चौका 16 25 80, 80 में 16 घटेगा तो कुछ नहीं बनेगा बात। अब देखिए 4 गुणे 4 गुणे 5 लेते हैं। 4 चौका 16 25 80, 4 चौका 16, फिर भी नहीं मतलब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 पंजे 20, अब देखिए यहाँ पे ऐसे मतलब पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं। तो मैंने 4 से कट कर लिया। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की जगह आप इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए आप लिखेंगे 2 गुणे 2, 1 4 को फिर ऐसे लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 4 4 4 4, मतलब 4 4 बार को मैंने और सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे गुणा, तो 2 दूना 4 दूना 8, अगर इस 3 को लेते हैं और 5 को लेते हैं तो 8 पंजे 40 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32 और 32 हो गया। अब देखिए जब हम 40 और 32 का डिफरेंस जब लेंगे तो हमको 8 प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमको 1280 प्राप्त होगा। अतः हमारा ये तो रफ कार्य में हम लोग लिख सकते हैं इतना, ये हमारा रफ कार्य में है। तो हमारा गुणनखंड क्या निकल के आया दोनों का, 40 और 32। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, चूँकि हमको बाहर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 बराबर 0। इसको कर लेते हैं गुणा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 40 हो जाएगा प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0। इसको हम लोग रफ कार्य में है, ये कोई ज़रूरी नहीं लिखना, इसको रफ कर सकते हैं। तो एक्स इसमें से एक्स कामन है तो एक्स माइनस 40 बचा। अब यहाँ से देखिए 32 कामन है तो एक्स माइनस 40 इसमें बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस 32 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 40 बराबर 0। अब एक बार एक्स प्लस 32 बराबर 0 लिखेंगे और दूसरा एक्स माइनस 40 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो एक्स का मान यहाँ से माइनस 32 आएगा और यहाँ से एक्स का मान 40 आएगा। चूँकि रेलगाड़ी की चाल जो है माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अग्रा है, अमान्य है, ये इसको अमान्य अग्रा है कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसका मान 40 जो है ये मान्य है। अतः रेलगाड़ी की चाल मैंने क्या माना था, एक्स माना था। शुरू में सबसे पहले हमने रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे एक्स मानी थी, तो रेलगाड़ी की चाल एक्स बराबर जो हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। तो एक्स का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो गई, तो हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि क्षेत्रों की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए द्विघात समीकरण यहीं से बनेगा। दिया क्या गया है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो मान लेते हैं माना चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इसमें दिया गया है चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई के दोगुने x में 2 गुणा का चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारा चौड़ाई होगा और लंबाई होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू 2x प्लस 1। अब इसी का मान हमको सवाल में दिया गया 528। अब देखिए यहाँ से अब इसको हल करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा जब करेंगे, सॉरी इसको तो पक्षांतर कर लेंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हम 528 के डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा, x का गुणांक 2 था और उसके जस्ट ऊपर वाले सवाल में x का गुणांक 1 होता था। अगर यहाँ पे 2 है 3 है, x का गुणांक कुछ और है, तो इसका पहले इसमें गुणा करेंगे। 528 में 2 का गुणा करेंगे, जब 528 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 1056 आएगा, क्योंकि 500 दूना 1000 और 28 दूना 56, 1056 आएगा गुणा करने पर। अब हमको 1056 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका मतलब जोड़ने घटाने पर हमको यहाँ पे 1 प्राप्त हो। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब 1056 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से जब काटेंगे 132, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12,
फिर 2 से काटेंगे 11 बार में, सॉरी 2 से जब कटेगा 33 होगा, फिर 3 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड इसके 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 3 1 मतलब 11 आया। अब इसका हमको पेयर बनाना है, हमको डिफरेंस 1 लाना है और जोड़ने पर, अरे सॉरी इसका गुणा करने पर तो मतलब 1056 आना मतलब चाहिए। तो गुणा करने पर तो 1056 आ ही जाएगा। हमको मेन जो मतलब मेरा काम रहता है हम लोग का, जो डिफरेंस है या जोड़ने पर घटाने पर जो भी हो, उसको हमको पहले 1 लाना है। तो ऐसा क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखिए 32 यहाँ तक ले लेते हैं और 11 तिया 33। अगर हम 32 और 33 का डिफरेंस देखेंगे, 32 और 33 का, तो हमको 1 प्राप्त होगा। डिफरेंस 1 आ गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1056 ही आएगा। अतः हम लोग गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है 32 और 33, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस, अब देखिए जो यहाँ पे x है 33 माइनस 32 इंटू x बाहर हो गया, माइनस 528 बराबर 0 हो गया। अब इसको हल करेंगे और 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग अगले पन्ने में देख लेते हैं। यही क्वेश्चन था, अब इसको हमको हल करना है जब, तो यहाँ देखिए पहले दोनों में x कॉमन है तो 2x माइनस 33 हो गया। और इसमें देखिए 16 जब कॉमन करेंगे, दोनों में 16 कॉमन है तो 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैंने सवाल उतारने में गलती कर दी लगता है। देखिए यहाँ पे प्लस होगा, पीछे प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से -16 जब कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस भी कॉमन हो जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा। अब 16 से इसको जब मतलब इसका गुणा करेंगे, सॉरी इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 48 बराबर 0 हो गया। अब देखिए दोनों में 2x प्लस 33 कॉमन है, 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 33 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 16 बराबर 0। x बराबर यहाँ से 16 आ जाएगा और यहाँ से 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33/2। ये हमारा माइनस में है और ये हमारी लंबाई चौड़ाई तो माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको अमान्य लिख देंगे यहाँ पे। तो x बराबर 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः मैंने चौड़ाई क्या माना था, चौड़ाई को x माना था, x का मान 16 गया और लंबाई क्या था, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक था। तो 2 × 16 + 1, 16 दूना 32 1 33 हो गया। देखिए चौड़ाई हमारा 16 आ गया और लंबाई जो है 33 आ गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसमें हमको रोहन की वर्तमान आयु याद करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x हो गया और उसकी माँ कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 26 x प्लस 26 वर्ष हो गया और रोहन की x वर्ष आयु हो गई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद निकाल लेते दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या आ जाएगी, आयु में 3 जुड़ जाएगा तो x प्लस 3 हो गया इसका। और यहाँ से माँ की आयु क्या आ जाएगी, माँ की आयु जब निकालेंगे x प्लस 26, ये तो वर्तमान आयु था, इसी में 3 जोड़ देंगे और तो कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 29। अब इन दोनों का जो गुणनफल है x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हल जब करेंगे तो इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 बराबर 360 हो गया। अब देखिए इसको हल जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस 87 और ये प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0 हो गया।
तब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह छोटा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब 360 में से 87 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ से 15 में से 8 गया 8 7 15, 173 बराबर 0 हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण है, इसको हमको हल करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसको घटाने पर 360 यहाँ तो 273 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसको जब हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अब देखिए 273 का हम लोग गुणनखंड जब यहाँ पे कर लेंगे तो ऐसे आसानी से हमको गुणनखंड का मतलब फैक्टर पता चल जाएंगे कि 32 के ऐसे 2 पार्ट में कैसे तोड़ें। तो 3 से सबसे पहले काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, फिर 13 से कट जाएगा, 13 7 91, फिर 7 से कटेगा। देखिए यहाँ पे अब अगर 13 39 और 7, अगर 39 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 39 और 7 का डिफरेंस जो है 32 आ रहा है। तो ये हमारा रफ कार में होगा, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा गुणनखंड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए 39 माइनस 7 ये 32 को ही लिखा गया है 2 रुपये में तोड़कर, इंटू एक्स बाहर है तो बाहर एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0। देखिए दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 39 हो गया। अब इन दोनों माइनस 7 कॉमन है तो x प्लस, इसको जब 7 से भाग देंगे तो 7 21, 7 9 63 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से जब हल करेंगे, अब दोनों में x प्लस 39 कॉमन है तो x प्लस 39 बाहर कर लेंगे, फिर बचा क्या, इधर यहाँ से x, यहाँ से माइनस, यहाँ से 7 माइनस का बचा बराबर 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 39 बराबर 0 एक बार लिखेंगे और x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर यहाँ से माइनस का 39, क्योंकि आयु जो होता है, उम्र जो होती है माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए इसको हम लोग अमान्य लिखेंगे, अमान्य हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो 7 है ये हमारा मान्य है। अतः यहाँ किसकी आयु, रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु को x माना था, x बराबर 7 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु को मैंने x माना था, x बराबर 7 वर्ष, ये सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है और इसके आगे वाले प्रश्नावली को, इसमें आगे हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बहुपद में द्विघात बहुपद का शून्यक पढ़े थे, वैसे द्विघात समीकरण का मूल होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूलों को हल, मतलब समीकरण को हल करने पर x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। इसको हम कल वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।